नमस्कार। और क्या हालचाल? अबे मुझे कुत्तों से डर लगने लगा यार। तुम गलगोटिया हो क्या? अबे हाँ, और मेरे पास चाइनीज वाले कुत्ते हैं लोहे के। इंडियन कम पड़ गई क्या? यही इस- तो है, अरे नेहा, चाइनीज पे इंडिया का मुहर लगा दिया। ऐसा है मतलब भाई कभी कभी फिसलन हो जाती है यार। कहाँ से फिसलन हो जाती है? लेकिन एक- आप इतने बड़े एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, उसमें चाइना का कुत्ता लेके आ गए। और सबसे बड़ी बात, गलगोटिया तो वैसे भी हमेशा सुर्खियों में रहती है। वहाँ के हाँ, डांस, हाँ। वहाँ की स्टेज पे लड़कियों के Awards मिल परफॉर्मेंसेस, चुके हैं। हाँ। अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होती रहती है। तो उसके एक हुनर बावजूद- और आ गया कि हम बाहर के चीजों को और इंडिया बना दें। अब एक काम और गलगोटिया ने बहुत अच्छा किया। चाइना कहता है ना कि हिमाचल का एक हिस्सा मेरा है, अरुणाचल के हिस्सा उन्होंने पूरा चाइना कब्जा इन्होंने लिया। कहा है चाइना का भाई ये कुत्ता मेरा है। वैसे ये हंसी की बात तो है दोस्तों, लेकिन इस बार का जो एआई समिट हुआ है एक बहुत ही पहली बार। इंटरनेशनल तरीके से बहुत गला प्रोग्राम हुआ है। जो एआई समिट में गए थे, भारत मंडपम में गए थे, उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार से एक विश्व स्तरीय एक प्रोग्राम था। और देखो, जब इस तरह की बहुत बड़ी पहलें होती हैं तो छोटी मोटी घटनाएं भी सुर्खियां बन जाती हैं। और ख़ासकर ऐसी स्थिति में जब मोदी जी बार बार या भारत सरकार बार बार देश में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए और विश्व में भारत की पहचान को और मजबूत बनाने के लिए जब इस तरह के कदम उठाती हैं तो इस तरह की घटनाएं बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल। उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ये बात थी एक जैसे कहें कि उनका एक स्टॉल लगा हुआ था गलगोटिया का, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो एक प्राइवेट यूपी की। यूनिवर्सिटी है और उसकी एक एम्प्लॉय है जिसने गलती से बोल दिया है। लेकिन ये मुद्दा ऐसा बन गया कि जो एआई समिट है उसमें दूसरों के एआई के मॉडल्स को, दूसरों की एआई के काम को या रोबोट्स को अपना बनाया जा रहा है। भारत की छवि को ऐसे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, हाँ। जो कि निश्चित तौर पे किसी एक व्यक्ति की सिर्फ एक छोटे से सेंटेंस से पूरे एआई समिट को तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हम आपको बताएं कि एआई समिट जो है किसी विकासशील देश में पहली बार हुआ है और भारत में पहली बार हुआ है और अपने आप का ये सबसे बड़ा एआई इवेंट था। और इसमें छोटी मोटी जो घटनाएं हैं उसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे विश्व पटल पर भारत की एक अलग छवि बनी है। वो विकासशील देश भारत जो 2047 में विकसित बनने की आकांक्षा रखता है और खूब मेहनत कर रहा है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा एआई इम्पैक्ट समिट। आपको बता दूं, इसमें 100 से भी ज़्यादा देशों के बड़े बड़े अधिकारी, उनके प्रतिनिधि आए, 20 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख आए और बहुत सारी कंपनियों के सीईओज आए और बहुत सारे। मैं वहाँ गया था, आपको बताऊं तो बिल्कुल ये जो इतने दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कि मोदी जी पहले दिन गए तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, आप एक बड़े स्केल पर जब कुछ करते हैं तो कुछ समाज के ऐसे असामाजिक तत्व कह सकते हैं जो उसका नुक्स तो निकालते हैं। तो अगर नुक्स निकल रहा है, ये कहावत है कि अगर लोग टांग खींच रहे मतलब आप सही जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले अभी एआई समिट की बहुत बड़ी घटना भी आपने देखी होगी कि कांग्रेस युवा के कुछ कार्यकर्ता थे, वो वहाँ पर अपना शर्ट यूथ कांग्रेस के ये आई थिंक 20 फरवरी को हुआ। हाँ। और ये जो एआई समिट में इस तरह की जैसे बात चल रही थी कि इस तरह की अगर आपको पॉलिटिकल कुछ करना है ना, अगर पॉलिटिकली अगर आप भारत के नागरिकों के हित में कुछ फैसले लेना चाह रहे हो या फिर भारत के नागरिकों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरोध में अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उसके और डिफरेंट मंच हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, दूसरा हो सकता है, उसमें आपको कई प्रकार के मंच प्रदान किए गए हैं। संविधान भी आपको बोलने की आज़ादी देता है, आपको अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, विचारधाराओं को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होती है। बात ऐसी हो गई कि घर में कोई आयोजन हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे मेहमान भी आए हुए हैं और उसमें पड़ोसी आके हमारा क्या गाली देने लग जाए हमको, और वो इस बात पे गाली देने लग जाए कि तुमने इतना अच्छा आयोजन कैसे कर लिया, हमारे घर के बाहर 4-5 महीने पहले पानी कैसे डाल दिया था। बिल्कुल। तो मतलब ये बात तो आप घर के पड़ोसी है तो आपस में बात करेंगे ना, उसके मेहमान के सामने आके मेहमानों से तो नहीं लड़ा जाएगा। बिल्कुल। वही वाली स्थिति में ये यूथ कांग्रेस ने बता दिया कि कितनी ओछी हरकतें इनकी है और इनकी मानसिकता कितनी छोटी है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गलत करता है उसको तो देश के जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात बनती है कि जहां पूरे भारत का एक इमेज बन रहा है, सम्मान बन रहा है, एआई में भारत इतना आगे जा रहा है, पूरे विश्व में आपको बताऊं 3रे नंबर पर है भारत और इतने इनोवेशन हो रहा है, मैंने खुद देखा है। तो ये प्रमोशन
जिस तरीके से हो रहा है, आप आज से 4 से 5 साल के बाद मुझे लगता है कि आपको हर गांव, हर क्षेत्र में दिखेगा, क्योंकि कई ऐसे एआईज बन रहे हैं जो आपके एग्रीकल्चर, आपके गांव से रिलेटेड है, आपके मौसम से रिलेटेड है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वहाँ आप जाके बनियानगिरी कर रहे हैं, आप उठा के ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल देश नहीं, का तो ही नाम डुबा रहे हैं। डुबा रहे तो हैं आपको राजनीति करनी है तो कहीं और कीजिए, इवेंट के बाद ही कर लेते आप। बड़े कौन मंचों रोक पर। रहा था? और देखिए ये मानसिकता दिखाता है, जब हम ये टटोलने की कोशिश करते हैं ना कि ऐसी कौन सी गलतियां हुई हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जो एक लंबे अरसे से राजनीति से बाहर है। मैं कहूँ तो बहुत राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले इनका शासन रहा करता था। इवन हम देख लें राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भी इन्हीं का शासन रहा करता था। और ऐसे कौन से काम हुए हैं जिनकी वजह से जनता इतनी बुरी तरह छिटक गई इनसे, उसके लिए उनको थोड़ा सा विचार करने की तो जरूरत अच्छा, है ही। एक चीज और देखे थे उस वीडियो में, जनता ही इन्हें लात मारी, लतिया रही थी। मैं जिसको वही तो खाया। कह रहा हूँ, यही तो आईना में दिखा रहा हूँ कि जनता अगर कह रही है हाँ। कि आप अगर देखिए, आप अगर सत्ता में हैं और सत्ता में रहते हुए अगर आप जनता के हितों को एक बार को भूल सकते हैं तो आपको इतना बड़ा खतरा नहीं है। हो सकता है आप दोबारा आ जाएं, लेकिन हाँ। अगर आप विपक्ष में हैं तब आप जनता के सेंटिमेंट्स को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये तो घातक ये है। आपके लिए बहुत घातक है। यहाँ पे तो वो कहावत लागू हो जाती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हाँ, तो हाँ। इनको वही करना पड़ेगा कि मतलब एक एक जले जा रहे हैं। बिल्कुल भैया, छाछ को भी फूंक के ही पीना पड़ेगा अगर मुंह नहीं जलाना है तो। हो हाँ। सकता है देश की भी मुंह जला देगा आपका। देश की जनता अच्छा, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता। कॉमनवेल्थ का मैं देख रहा था, तो कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था उस समय 30 रुपए के जो टॉयलेट पेपर थे वो 3000 में खरीदे गए। शुरू होने वाला ठीक पहले पुल गिर गया था। ऑस्ट्रेलिया, युगांडा जैसे देशों ने आने से मना कर दिया था। आपकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे पोस्टपोन करना पड़ सकता था। तो जब आप इतने बड़े इवेंट कर रहे थे, आपने फजीहत करा दी, तो क्या आपको लग रहा था कि अब इसकी भी फजीहत होनी चाहिए? नहीं फजीहत। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, देश आप राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने हित हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा जरूर हो सकती है, लेकिन कोई भी विचारधारा, कोई भी आपकी विचारधारा हो, चाहे आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके विरोध हो, आपके कोई भी विरोध देश की जनता के हित के ना तो ऊपर जा सकते हैं ना उस परिधि से बाहर जा सकते हैं। आप अगर देश की बेइज्जती की बात करेंगे, जनता आपको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। आप चाहें एक ऐसी पार्टी जिसने जनता का दिल दुखा रखा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई ऐसा राज्य जहाँ पर उसका जो मुखिया है वो परेशान कर रहा है और जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है, ऐसी स्थिति में भी आकर आप उस पार्टी का विरोध ना करते हुए उस देश की जनता के बारे में कुछ गलत बोलें, उस देश की सेंटिमेंट्स के बारे में कुछ गलत बोलें, जैसे किसी धर्म के बारे में गलत बोलें, तो वहाँ पर जनता आपको तब भी वोट नहीं करेगी। वो मजबूरी में दोबारा उसी को चुन लेगी, मजबूरी में भी, चाहे वो त्रस्त ही क्यों ना हो चुकी। और मैं तो करंट सरकार से कोई ऐसा त्रस्त की बात भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा तो ये जो अभी इवेंट हुआ है एआई समिट में, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, ये तो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ये तो आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। गलगोटिया ने अपनी फजीहत कराकर देश का नाम नीचे किया है, बिल्कुल शर्मसार किया हम सबको, और जले पे नमक छिड़का है यूथ कांग्रेस ने। और सबसे बड़ी बात, इनका एक मीडिया सेल इतना बुरी तरह काम कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट हम कभी भी पॉलिटिकल नहीं करते हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा सबसे, अगर हम अब मैं आपसे बात कहूं कि हम एक पानी में रहते हैं तो हम ये कहें कि नहीं, पानी की बात नहीं करनी है। अगर हम पानी में रहते, अगर मछली पानी की बात नहीं करेगी तो मछली का सेंस नहीं बनता ना कि मछली आपस में बात करें। उनको पानी में ही रहना है तो पानी की बात उन्हें करनी पड़ेगी। हम सब उस राजनीति का हिस्सा हैं, उस तंत्र का हिस्सा हैं जिसमें सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं और वो हमारे लिए काम करती हैं। तो मेरा, हाँ, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि और राजनीति से भले ही आज के यूथ या बहुत सारे लोग हैं दूर होंगे, लेकिन ये हमारी जिंदगी से सबसे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप राजनीति नहीं समझेंगे तो फिर कैसे देश के लिए कुछ कर सकते हैं? राजनीति तो ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर लेवल तक सब जगह। आप मुखिया सरपंच ले लीजिए। कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उस पर तो एक पकड़ होनी चाहिए हर नागरिक। बिल्कुल। अब ये बात तो ही छुटपुट बात है। अब एआई समिट के अंदर की अगर हम बात करें तो जितने भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आए, उन सब ने कहा कि भारत की ये पहल बहुत अच्छी है और इन फ्यूचर एआई में भारत बहुत आगे जाएगा। तो
एआई के डेवलपमेंट के लिए सरकार उससे पहले ही चिप, उसके लिए आवश्यकता चिप की होती है, सिलिकॉन की होती है, और उसके पूरे संवर्धन के लिए कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, केंद्र सरकार ऑलरेडी उसके लिए बाहर की बहुत सारी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है और उस पर काम चल रहा है। यानी एआई आगे जाए उसके लिए पहले ही से तैयारी चल रही है। वैसे भी रंजीत जी, ज़माना जो आ रहा है ना वो एआई का आ रहा है। बिल्कुल। जैसे ज़माना आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पहले सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था कंप्यूटर, इंट्रोड्यूस हुआ मतलब कंप्यूटिंग की दुनिया डिजिटल रूप से एक दुनिया बनना शुरू हुई, उसने हमारे काम करना शुरू किया। पहले उसने बस हिसाब किताब लगाना शुरू किया, फिर उसने गाने सुनाना भी शुरू कर दिया, फिर उसने मूवीज दिखाना भी शुरू कर दिया, फिर उसने हमारे अकाउंट्स का हिसाब रखना भी शुरू कर दिया, उसने मशीनें चलाना शुरू कर दिया, हमारे जूतों के डिजाइन बनाना शुरू कर दिए। उसने सारी सवालों का जवाब दे रहा है। वो कंप्यूटर डिजिट्स के हिसाब से वो उसने हमारे बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया। आप ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस में क्या करते हो? जाके कंप्यूटर पे बैठ के ही तो सारे काम करते हो ना। तो दुनिया में जितने बार काम है उसमें से 99% कंप्यूटिंग से ही होने लगे। तो एक दौर, मतलब आपको एक छोटी सी बात लगेगी कि एक कंप्यूटर आया होगा, उन लोगों ने इतना नहीं सोचा होगा कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, तो एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन युग की तरह ही है, और जितनी जल्दी जो देश इसको अडॉप्ट करके इसके लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर देगा, इसके लिए अपनी चीजें शुरू कर देगा, वो आगे आ जाएगा। तो ये सोच आज की नहीं है। मोदी जी ने अगर एआई समिट की है और एआई पे मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया है, या भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, तो इसके पीछे 2047 का जो विकसित भारत है उसकी सोच भी इसी में है। आप सोचिए कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, कितनी बार सरकारें चेंज हो जाएंगी, कोई भी सरकार आएगी, लेकिन वैसे अल्टीमेटली देखा जाए तो कोई भी सरकार अगर अभी होती और इस तरह का कोई भी काम कर रही होती तो निश्चित तौर पे मैं तो बहुत खुश होता कि वो अगले 50 साल के हित के बारे में बात कर रही है। हमारे देश को एआई के उस प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे खड़े करने की तैयारी में आज से ही जुट गई है। मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीपीयू, एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट करके होता है। भारत में उस पर एक बहुत बड़े बृहत रूप में काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 38,000 से ज़्यादा जीपीयू का इंतज़ाम किया जा चुका है, और अभी हाल ही में 2026 में ही ये फरवरी में कंप्लीट हुए हैं, और 20,000 जीपीयू जोड़ने का जो ऐलान है वो भारत सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। मतलब एआई बनाने में जीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और इसके लिए क्लस्टर बन रहे हैं भारत में। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये तैयारी कितनी बेसिक से कितने टॉप पे जाने के लिए जा रहा है ये। और डेटा स्टोरेज के लिए भी सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो चिप सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए कंप्यूटिंग मतलब चिप बनना सबसे, भारत ने धड़कन कह सकते हैं, दिल कह सकते हैं, और उसी पे ही सारा काम करता है। तो चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में, उसके लिए यूनिट्स बनना शुरू हुए। पिछले मन की बात में भी उन्होंने जिक्र किया था, सेमीकंडक्टर्स के बारे में उन्होंने बात करी थी, और एक मिशन उन्होंने चलाया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के रूप में वो इसको लेके चल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं ना, इसमें जो चिप का एक है जो कि भारत ने इसी एआई समिट के दौरान पैक्स सिलिका नाम का एमओयू है उस पर हस्ताक्षर किया और है। पैक्स सिलिका जो है कि ये अमेरिका, दूसरी बात गुजरात में, गुजरात में और असम में, अभी सेमीकंडक्टर्स की मैं बात कर रहा था, तो गुजरात और असम में इन्होंने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्लांट्स बना दिए हैं। सेमीकंडक्टर मतलब चिप्स बनाने के लिए प्लांट ऑलरेडी बन चुके हैं, लगाए जा चुके हैं, जैसे टाटा और ये माइक्रोन के प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ये बनना शुरू हो गए। मतलब इंडिजिनियस अपने भारत की चिप्स बनेंगी, और उसका नाम जैसा कि शक्ति और वेगा रखा हुआ है, वो स्वदेशी चिप्स बनेंगी। हमें चिप्स के लिए भी, क्योंकि एआई में चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर एआई हमने विकसित हमने कर भी ली तो हम विदेश पे डिपेंडेंट रहेंगे और दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहेंगे, तब भी है ना। तो हम चिप्स भी डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आप सोचेंगे कि 2-3 महीने पहले काम चिप्स का करना शुरू कर दिया, बहुत दिन से। और एक एआई हमारी भाषिनी के बारे में आपने सुना ही होगा, भारत जन भाषा और मॉडल्स के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। अब सरकारी जितने बार हम काम करते हैं उसमें भाषिनी करके एक हमने एआई का मॉडल है, और उस पर भी काम करना शुरू कर दिया। वो लैंग्वेज के लिए बनाई गई है, एक भाषा है, भारत की सभी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझती है, और इतना ज़्यादा बारीकी से उसको ट्रेन किया गया है, और अभी भी तो ऑलरेडी चल रहा है ट्रेनिंग उसकी,
कि आप भारत की लैंग्वेज को सबसे बेहतर रूप से समझने के लिए अगर कोई मॉडल होगा तो वो आगे जाके भाषिणी होने वाला है, भाषिणी मतलब होने कि वाला भारत है। जन होने वाला है। बिल्कुल। और भाषणी पे मैं आपको बता दूं ऋषि कि एआई के माध्यम से बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी अब आ गए हैं कि आप अब भाषा वेरियर नहीं होगी। Barrier आपको नहीं पता है कि भारत में सैकड़ों भाषाएं वो सब हैं, विदेशी थे। भारत से हाँ। सैकड़ों भाषाएं हैं। तो अगर आप भोजपुरी बोल रहे हैं कि रउआ का जाना तानी, तो वो जो एआई हुई ना वो आपके भोजपुरी में बात करेंगे। अगर आप इंग्लिश जान रहे हैं तो वो इंग्लिश बताएगा, हिंदी बताएगा, फ्रेंच बताएगा। तो भाषा बैरियर नहीं है, बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी थी। बात है। और अब देखिए क्या एआई होता के है, माध्यम से वो देखिए मैं चीजें इसका एक अब एग्जांपल संजय जी बहुत बीच सरल में हो देना जाएगी। चाहूँगा। हाँ। एक इसका हमारे जितनी बार भारत सरकार की जितनी बार वेबसाइट्स हैं, उन सभी वेबसाइट्स को पहले क्या होता था कि एक बड़े खर्चे के साथ उस वेबसाइट को इंग्लिश और हिंदी में मेन रूप से बनाया बनाया जाता जाता था। तो उसको क्या आता था कि उसको इंटीग्रेशन उनको काफ़ी देर तक, मतलब कई दिनों तक उसके ट्रांसलेशन चलते थे कि भारत की 12 भाषाओं में, ऑफिशियल भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जाता था और पूरी कोडिंग होती थी। अभी भाषिणी को इंटीग्रेट किया गया है और आप जिस भाषा में उस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं आपको सिलेक्ट करनी है इंटीग्रेशन वाली, उस पर क्लिक करेंगे, भाषा सिलेक्ट करेंगे, वो अंदर जाके सारी टैब्स को, सारी वेबसाइट को बड़े अच्छे ढंग से, हालांकि गूगल और भी चीज़ें हैं भारत की, लेकिन मैं भाषिणी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ और नई अभी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भारत में बना है। भारत की टेक्नोलॉजी है, इंडियन जीनियस है, पूरा एकदम स्वदेशी है और उसने भारत के सरकारी तंत्रों में अभी भी अपना काम शुरू कर दिया। जोहो मेल्स की बात करें, पहले हमारे यहाँ पे जो भी ई ऑफिस या फिर जो भारत सरकार की जो एक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें सब विदेशी यूज करते थे। तो वो वहाँ पे भी हम अब शुरुआत हो रही है ना, है ना, धीरे धीरे शुरुआत हो रही है उसमें। अब भारत का मेल भारत के ही सर्वर में, भारत में ही ट्रांजिट होगा और इसके बाहर जाएगा ही नहीं, मतलब तो सिक्योरिटी भी अच्छी होगी। सिक्योरिटी है। अब हमारे डेटा सेंटर्स खुल गए, जोहो के खुद के डेटा सेंटर भारत में खुले हुए हैं और चाहे मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की है जोहो, लेकिन अब भारत सरकार ने उसको अडॉप्ट किया है, उसको प्रोत्साहन दिया है। और अब जितने बार आप सरकार की जीओवी के मेल्स होते हैं, भारत सरकार के ऑफिशियल्स की जितने भी मेल होते हैं अब वो इंटीग्रेटेड हो गए हैं, मतलब वो जोहो के सर्वर से ही होते हैं। अब ये जो सर्विस है वो जोहो दे रहा है। आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि जो हम ईमेल के लिए जीमेल डालते हैं, अब वो कुछ देर बाद आप जोहो डालें या फिर भारत की कोई एक ऐसी इस्टेब्लिश हो जाए। जब आप प्रोत्साहन नहीं देंगे ना, तब क्या है कि आप अगर कोई आपके भारत के लिए काम कर रहा है तो आपको थोड़ा प्रोत्साहन देना होगा, सरकार का साथ देना होगा। एआई कौन जाने कि आज हमें कंपनी में इंटरव्यू देना होता है तो हम स्वयं जाते, हो सकता है कल को हमारा एक एआई जाएगा, पहले वो बातें करेगा, उसके बाद हमें बुलाया जाएगा, अच्छा मैं समझ गया आपके एआई से, आप खुद आ जाओ। Who knows? क्योंकि कुछ भी हो सकता जब है। हवाई जहाज नहीं था तो हम आप सोच सकते थे कि इतना आप उड़ सकते अरे हैं। तो एआई तकनीकी रूप से तो हमें आगे कर ही रहा है, साथ ही साथ ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे भी हमें और ज़्यादा जोड़ रहा है। अभी एआई समिट में जियो स्टार द्वारा महाभारत एआई से कैसे बनाया जाता है वो दिखाया गया। आप जानते हैं, आप महाभारत रामायण जियो हॉटस्टार पर, तो उन्होंने दिखाया कि एआई के माध्यम से कैसे महाभारत बनाया गया। भीष्म पितामह हो, भगवान श्री कृष्ण हो, अर्जुन हो, बिल्कुल लग रहा है सजीव से भी सजीव लग रहे हैं वो। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इन फ्यूचर हम अपने वेदों से भी जुड़ सकते हैं और क्या उसके रहस्य हैं, उस चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी एआई तकनीकी के साथ साथ हमें अपने धर्म और अपने पुरातन संस्कृति से भी जोड़ेगा। बिल्कुल। और कुछ दिन पहले आपने दोस्तों एक देखा होगा कि अब मैं तो आपको 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2 साल पहले भगवान श्री राम की 14 साल की एक फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। और वो फोटो पता है आपको कैसे बनाई गई थी कि एक किसी इंसान ने, हमारे जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने जो रामायण में भगवान श्री राम के रूप की जो वर्णन किया है, व्याख्या किया है, उसके जैसे उनका फेस से लेके उनकी आभा पूरा उनमें वर्णन किया गया। उसी वर्णन को उसने एक प्रॉम्प्ट के थ्रू एआई को दिया और एआई से कहा कि भैया ये फोटो बनाओ, कैसा ये दिखता होगा। जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये वाली फोटो एआई ने बनाई थी 2 से 3 साल पहले, और अब तो एआई बहुत आगे निकल गया है। तो मतलब आप सोचो कि 3 साल में इतना डेवलपमेंट है, केवल भगवान, मतलब भगवान का स्वरूप बना दिया जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया। ऐसे आगे आप कितनी संभावनाएं देख सकते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। तो ये अब अगर दूसरे क्षेत्र की हम बात करें, एग्रीकल्चर, अच्छा आपने कभी सोचा कि फसल हुई नहीं उससे पहले हमें पता है कि हमारा फसल लहलाएगा, ये बीज इतना होगा, इतना उत्पादन होगा, कब बारिश होगा?
हम सोचते हैं, लेकिन अब ये संभव है। एआई समिट में वाधवानी एआई लगाया गया, उसके माध्यम से वो बता रहे थे कि जो हम बीज रोपेंगे, बीज का उन्नत किस्म कैसे होगा, कितना फसल करेगा, किस माहौल में करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है, सोयाबीन का फसल क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, यानी किसानों के लिए भी फायदा है। नहीं तो मतलब जैसे फसल लगी हुई है तो उसका भी आइडिया लगेगा। हाँ, उसका अभी डेवलप होना है, लेकिन फसल लगाने से पहले वो सारी चीजें कि कब लगाएं, कितना लगाएं, एग्रीकल्चर कैसा होगा, वो सब कुछ आपने कृषि की बात करी। हाँ, किसान, हाँ, अपने किसान अपने फोन पर देख सकता है बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी सरकारी कुछ नहीं, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन बताएगा। और एक चीज और मैं बताऊं कि जैसे आपने कृषि की बात की, तो भारत में आजकल मत्स्य पालन को भी एक कृषि के रूप में ही देखा जाता है, तो फिश फार्मर कहते हैं उनको। तो ये क्या होता है कि एक तो होते हैं कि इनलैंड फिशरीज में, जहाँ पे मतलब खेत जैसे एक पॉन्ड बना दिया, उसमें मछलियां पाल कर इस प्रकार का ही व्यवसाय किया जाता है, जहाँ पर मछलियां पाली जाती हैं। बिल्कुल। और एक व्यवसाय तटों में और समुद्र में किया जाता है, जहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, होती मछलियां ही हैं। बिल्कुल। तो जो इस तरह की मछलियां, जो मरीन मतलब जो समुद्र में मछलियां पकड़ी जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो जहाज होते हैं, जो नौकाएं होती हैं, जो लोग होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, वो कभी कभी इतनी दूर चले जाते हैं कि वहाँ पर ना तो उनके फ़ोन में नेटवर्क आता है, ना कुछ आता है। तो एआई और सैटेलाइट और भारत सरकार की मदद से मैंने एक खबर सुनी थी, जिसमें कुछ ऐसे डिवाइस का बनाया जा रहा है जिसमें एक इंटरफेस होगा। उस डिवाइस पे क्या क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ कि उस डिवाइस के थ्रू आपको पता, जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कि आप हैं कहाँ। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट की, का क्या सिचुएशन, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और ना ही उसे ये जरूरत है कि उसके लिए बैटरी अलग से चार्ज करनी है। उसकी 3-3, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। और आई थिंक बात इस पे भी चली है कि 1-1 महीने, 2-2 महीने तक उसकी बैटरी चार्ज नहीं करनी होती है, क्योंकि क्या होता है कि आप समुद्र में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो सोलर सिस्टम लगा रहता है नाव के ऊपर, उससे चार्ज हो सकता है 1 महीने में, लेकिन कम ही चार्ज करना पड़े। वो क्या क्या करेगा, बिल्कुल क्या क्या करेगा आपको बताता हूँ। हमारी भारत सरकार एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर भी चुकी है कि किस एरिया में वो घूम रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिश कैच कहाँ हो सकता है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पकड़ी जा सकती हैं, उस एआई के थ्रू उसमें पता होगा, उतना एरिया ब्लू हो जाएगा कि यहाँ मछलियाँ ज़्यादा हैं, ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कहाँ मछलियाँ ज़्यादा है। और दूसरा कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 घंटे में साइक्लोन आने वाला है, 2 घंटे में साइक्लोन आने वाला है। जब आप निकलेंगे तो कहेंगे कि आप इस रेखा में हैं, अब भारत की सीमा पार कर चुके हैं, और जैसे ही आपकी नाव में कुछ झटका लगेगा, पानी गिर जाएगा या उसमें थोड़ी देर हिलेगी नहीं, तो वहाँ के नज़दीकी जो कोस्ट गार्ड है, जो कोस्ट गार्ड है, वो कोस्ट गार्ड के पास मैसेज पहुँच जाएगा कि एक नाव है जो वहाँ पे हिली नहीं है, 2 दिन से 1 घंटे से एक ही जगह पे खड़ी है, और कुछ भी ऐसी प्रक्रिया उसको नोट करके और वहाँ पे कोस्ट गार्ड उसकी सहायता के लिए पहुँच जाएगी। एक घटना कुछ दिन पहले हुई थी, तो वो क्या हुआ था कि उस ट्रांसपोंडर के जरिए क्या हुआ कि उस नाव में पानी भर गया था, और पानी भर के वो नाव थोड़ा सा ज़्यादा हिली होगी, और उन्होंने किसी को आगाह नहीं किया, कोस्ट गार्ड को खुद ही उस ट्रांसपोंडर ने मैसेज भेज दिया, और यहाँ से कोस्ट गार्ड की टीम तुरंत उस लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन भी किसी को देने की जरूरत नहीं होती, ट्रांसपोंडर जहाँ है वही लोकेशन पे वो कोस्ट गार्ड गए, 14 मजदूरों को बचाकर नाव वापस रेस्क्यू करके ले आए। अगर ये सुविधा नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो वो 14 लोगों की जान जा सकती थी। तो ये जान बचा भी रहा है। 14 लोग, ये 14 परिवार हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हम किसान की बात कर रहे थे, फिशरीज की बात आपने की, अब बहुत सारे ऐसे एआई आ गए हैं जिसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे एआई आ गए हैं जिसमें जैसे सोयाबीन है तो उसमें मार्केट प्राइस भी किसानों को पता चल जाएगा। बहुत सारे किसानों उन्हें नहीं पता चलता है, उन्हें कम दाम पे बेचना पड़े, तो वो एआई बताएगा। तो किसानों के लिए भी फ़ायदा है, फिशरीज में फ़ायदा है, एडुकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गए। आप देश की सुरक्षा में इतने सारे एआई आ गए जो भारत के बने हुए हैं, तो उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। एआई का मतलब यही है कि रंजीत जी कि सब कुछ हमें मैनुअली याद करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, वो एआई खुद ही इतना ट्रेंड हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक 30 सेकंड की मैं बात करता हूँ कि कहीं आप खड़े हैं तो वहाँ पर एक कैसा मौसम होने वाला है ये मैटर करता है, कैसा वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कैसा होता है, वहाँ पे
पिछली घटनाएं कितनी हो रखी है, तो पहले से सारी एक चीज information। सीख लेता है। मतलब मैं आपको एक गली में खड़ा है, एआई का एक मॉडल है, मैं बात कर रहा हूँ, उस गली में मैं घूम रहा हूँ, मुझे कितना खतरा, मैं कितना सेफ हूँ, ये भी अगर जानने के लिए क्या होगा, उस एरिया में कितनी खबरें छपी हैं वो उसको पता है एआई को, उस एरिया में कितनी क्राइम की घटनाएं हो चुकी हैं ये पता है, वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ ज़्यादा कुत्तों की घटनाएं देखी गई हैं, वो सब ऐसा मॉडल वेबसाइट से देख के वहाँ का सांसद कौन है, ये कौन है, जहाँ की सुविधा कैसी है, पुलिस कैसी है, थाना कैसा, उसको सब पता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में एआई है, वो वहाँ पे हमें ये तक बता देगा कि आप यहाँ कितने सुरक्षित हैं, कितने नहीं है। और साथ ही अगर मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं, उसमें मैंने देखा था एक रावण एआई था, तो रावण एआई नाम रावण क्यों है, रावण के 10 सिर थे तो वो 10 काम करता है वो एआई। तो अगर वैसा एआई आपके पास हो, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका सेल्स मैनेजर है, वही जितने भी एम्प्लॉयज़ कस्टमर आपके वेबसाइट पर आएंगे उसको वो एआई ही कॉल करेगा, उसको एआई ही कोऑर्डिनेट करेगा। अगर किसी बात पर वो नाराज़ है तो उससे सेंटीमेंट उस ग्राहक को वो बताएगा, और फिर उसके बाद अगर आप ऑनर हैं तो आपको टिप्स भी देगा। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो लगता है इन फ्यूचर आपके पास अगर पैसे नहीं है, वो एआई ले लीजिए, आपका एक सेल्स मैनेजर तैयार है, उसके बेस पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और ऐसी बात करिए मैं आपको कि जैसे कस्टमर्स की बात कर रहे थे आप, अब तो एआई ऐसे है कि कस्टमर को कॉल भी किया, उनसे बोला कि मुझे ये चीज़ें चाहिए या फिर ये तब्दीली चाहिए, वो नोट भी किया, वो तब्दीली करा के क्या क्या चीज़ें एडिशन हुई, वहाँ पर एक बैकएंड में जो टीम है उसने अपनी अपनी चीज़ें डाली, वो एआई सब देख रहा है, रिक्वायरमेंट क्या डाली थी, उसका रेट कितना है, जीएसटी कितना है, इवन सब कुछ डिस्काउंट करके आपको पूरा बिल ही बना के दे देगा आपको। और 10, 15, 20, 10,000 लोगों की सैलरी खुद ही मैनेज कर लेगा। आप सोच रहे हो कि मैंने थंब लगाया, सब लोग अपने अपने ऑफिसेज में थंब लगा रहे हैं, सबका टाइम काउंट कर रहा है, सबकी सैलरी पता है, ब्रेकअप पता है, और जैसे ही 1 तारीख आई सबकी हिसाब लगाया, अकाउंट में पैसे चेक करे और सबको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो यानी ये कोई नहीं कर रहा है, एआई खुद ही कर रहा है। तो ऐसे भी एआई संभावनाओं का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है जो इन फ्यूचर हमें दिखेगा, और हमें लगता है कि जब आज से 50 साल पहले के बाद भारत क्या पूरा विश्व ही बदल जाएगा एआई के थ्रू। बिल्कुल। और आपकी क्या राय है एआई के बारे में? आपको क्या लगता है कि एआई आने से नौकरियां जाएंगी, एआई आने से खतरा बढ़ जाएगा, एआई आने से समाज के जो अस्तित्व है उस पर खतरा मंडराएगा? अगर आपकी राय हाँ है तो क्यों है, और क्या आपको लगता है कि ये एआई हमारे जीवन स्तर को सुधारेगा? अगर ये मानते हैं तो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं, कोई ऐसी एआई जिससे आप ठगे जा रहे हैं, कोई ऐसी घटना है उसके बारे में भी बताइए, बता सकते हैं। और चाइनी के लोहा वाले कुत्ते वाली बात अगर आसपास अगर आपको मिले कि आपके आसपास वाले लोग एआई का नाम लेके कहे हमने डेवलप किया है और वो कहीं और कहो, तो उसके लिए अवेयर रहिए और उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।